Hello everyone, वेलकम टू अडा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल और इस सर्कल चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स है उन सभी थ्योरम्स को हम कवर करने वाले हैं। तो उसके प्रूफ भी देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सबको आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल की, तो सर्कल के अंदर बेसिकली आप पढ़ते हो टेंजेंट टू ए सर्कल, कि कैसे सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और उस पे रिलेटेड यहां पे दो थ्योरम्स होती है। एक थ्योरम है 10.1 और दूसरी थ्योरम है 10.2। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं थ्योरम नंबर 10.1 के साथ। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 10.1 कहती क्या है, उसका स्टेटमेंट ये कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कि सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट क्या होता है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि सर अगर कोई भी एक सर्कल है तो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या होता है, हमेशा उसकी रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो देखो जरा इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये आपको पता है ओ, ये सेंटर इसका दिया हुआ है और एक्स वाई क्या हो गई, इस पे टेंजेंट हो गई, किस पे, इस पॉइंट पी पे। तो पी यहां पे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये थ्योरम ये कहती है कि सर इस सेंटर ओ को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ने वाली जो लाइन है ओपी, ये क्या हो गई, सर्कल की रेडियस। क्योंकि पी पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ओ उसका सेंटर है, तो ओपी क्या हो गई, रेडियस, और एक्स वाई क्या हो गई, टेंजेंट। तो ये कहता है कि ये थ्योरम ये बोलती है कि सर ये जो रेडियस है ना ओपी, वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो क्या अब आप इसको प्रूफ करना चाहोगे कि सर थ्योरम तो हमें समझ में आ गई, थ्योरम तो हमें हमेशा याद रहेगी, इसे स्टेटमेंट की तरह भी आप क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हो कि हमेशा सर्कल की रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब चलिए हम इसे प्रूफ भी करके देख लेते हैं। तो अगर इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले समझो कि आप यहां पर आपको पता है कि सर्कल का सेंटर क्या है ओ, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ओपी क्या हो गई, सर्कल की रेडियस, इतना हमें क्लियर है। एक्स वाई क्या है कि सर टेंजेंट है, टेंजेंट है। तो लिखता हूं सबसे पहले एक्स वाई इज ए टेंजेंट एट पॉइंट पी। क्लियर कि पॉइंट पी के ऊपर ये सर्कल पे टेंजेंट है। अब अगर इस लाइन एक्स वाई के ऊपर कोई भी एक रैंडमली आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, रैंडमली कोई भी एक पॉइंट अगर आपने सेलेक्ट किया, जैसे यहां पे इस एक्स वाई लाइन के ऊपर सपोज आपने ये पॉइंट क्यू सेलेक्ट किया, लेट हमने एक कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट क्यू इज ए पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई। हमने लेट किया कि सर लेट क्यू इज ए पॉइंट ऑन एक्स वाई, टेंजेंट एक्स वाई के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है। तो अगर मैं इस क्यू पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइंट करूं तो जो लाइन बनेगी ओ क्यू, ओ क्यू, ये लाइन ओ क्यू, मुझे बताओ जरा कि ये लाइन ओ क्यू रेडियस से बड़ी होगी, रेडियस से छोटी होगी या रेडियस के इक्वल होगी। आप कहोगे सर ये एक्स वाई क्या थी, टेंजेंट थी। अब टेंजेंट है तो इसका मतलब वो तो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करेगी, यानी कि सीधी सी बात हो गई सर। अब अगर इस टेंजेंट के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यू सेलेक्ट किया है, तो ये क्यू पॉइंट कहां होगा कि सर ये सर्कल के ऊपर तो नहीं हो सकता, सर्कल के ऊपर तो नहीं हो सकता। अब सर्कल के ऊपर नहीं हो सकता तो क्या सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा। आप बोलोगे सर अगर ये लाइन, अगर ये पॉइंट क्यू सपोज यहां पे होता, यहां पे होता, तो ये पॉइंट क्यू कहां पे आपने लेट किया है कि सर एक्स वाई लाइन के ऊपर है, तो ये लाइन एक्स वाई कुछ ऐसे होती, क्या ये लाइन एक्स वाई कुछ इस तरह से होती फिर कि सर अगर ये पॉइंट क्यू, अगर ये पॉइंट क्यू मैं सर्कल के अंदर बोलता, अगर सर्कल के अंदर बोलता तो ये लाइन एक्स वाई कुछ इस तरह से जाती, क्योंकि पॉइंट पी भी एक्स वाई के ऊपर है, पॉइंट क्यू भी आपने एक्स वाई लाइन के ऊपर लिया है। तो उस केस में क्या फिर ये टेंजेंट रहती, क्या फिर ये टेंजेंट रहती कि सर ये जो लाइन एक्स वाई अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते तो ये तो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो फिर उस केस में सर ये टेंजेंट नहीं कहलाती। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट क्यू सर्कल के अंदर भी नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि सर हमने कैसे बताया कि सर ये पॉइंट क्यू सर्कल के अंदर भी नहीं हो सकता।
क्लियर हुआ कि सर सर्कल के ऊपर भी अगर होता, अगर सर्कल के ऊपर यहां पे होता, तीनों कंडीशन से आप समझ सकते हो कि सपोज ये पॉइंट Q अगर सर्कल के ऊपर होता तो ये जो लाइन XY है वो पॉइंट P से भी क्रॉस हो रही है, पॉइंट इस Q से भी क्रॉस हो रही है, तो उस कंडीशन में भी तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके जाती, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो ये सर्कल के ऊपर भी नहीं हो सकता। और अगर आप इसे अंदर की तरफ लेते तो उस केस में ये जो लाइन होती XY वो इस तरह से जाती, तब भी सर्कल को ये लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करती, तो उस केस में भी ये टेंजेंट नहीं कहलाता। तो सर इसका मतलब ये पॉइंट Q जो है वो ना तो सर्कल के अंदर हो सकता है और ना ही सर्कल के ऊपर हो सकता है। तो होगा कहां तीसरी कंडीशन कि सर वो सर्कल के बाहर है, क्योंकि ये XY टेंजेंट है, सीधी सी बात है सर। ये पॉइंट Q जो है ना वो सर्कल के बाहर होगा। अब बाहर होगा तो सर अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है तो वो उसकी रेडियस है, तो ये पॉइंट तो सर्कल के बाहर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर OQ की जो डिस्टेंस होगी ना वो रेडियस से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, रेडियस से ज्यादा होगी। क्लियर। अब आप कहोगे सर आपने ये पॉइंट Q बाहर लिया इसलिए कि अगर मैं इस पॉइंट Q को अगर सपोज इसकी जगह कोई और पॉइंट लेता, सपोज और थोड़ा पास आ जाते हैं कि सर सपोज आपने ये पॉइंट S लिया होता, यहां पे इस पॉइंट S को लिया हुआ था, तो उस केस में भी ये पॉइंट सीधी सी बात है ना तो सर्कल के ऊपर हो सकता है ना सर्कल के अंदर हो सकता है। ये पॉइंट S भी कहां होगा, सर सर्कल के बाहर ही होगा, तो इसकी भी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से ऑब्वियस सी बात है वो भी रेडियस से ज्यादा होगी। अगर आप इस लाइन पे कोई भी और पॉइंट ले लो, सपोज सर यहां पे ले लेता मैं, इस पॉइंट T को लेता, तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉइंट भी क्या होगा, सर्कल के हमेशा बाहर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट की इस लाइन XY से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी दिखी आपको, कि सर अगर मैं इस लाइन XY के ऊपर कोई भी कि सर एक लाइन के ऊपर तो कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से जितने पॉइंट्स आप लेना चाहो सबको आप एज्यूम करके देख लो, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस जो है ना वो सेंटर से हमेशा रेडियस से ज्यादा आपको आती हुई दिखेगी। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी दिखेगी, सर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP दिखेगी, ये वाली, ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी। बाकी सब पॉइंट क्या होंगे, सर्कल के बाहर होने की वजह से रेडियस से उनकी डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होती रहेगी। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ये दिखी। अब आपको पता है किसी पॉइंट से किसी लाइन की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी होती है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हुए आए हो कि सर एक पॉइंट से एक लाइन की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो कैसी डिस्टेंस होती है, कि सर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो हम यहां पे लिखेंगे सर OP इज ग्रेटर देन R है, तो हम लिखेंगे सिंस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सेंटर O टू पॉइंट P कह लो या टेंजेंट XY कह दो आप इसको ये भी कह सकते हो ना कि पॉइंट P, या कह सकता हूं सर टेंजेंट XY, पॉइंट P टू टेंजेंट XY। अब टेंजेंट XY से OP क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए कि हम कहेंगे सर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट XY। अब OP क्या है, कि सर पहले ही बताया था O सर्कल का सेंटर था, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल पे होता है, तो सेंटर को सर्कल के बाउंड्री पे पॉइंट पे किसी पॉइंट से अगर जो लाइन ज्वाइन करती है वो होती है उसकी रेडियस। तो इसका मतलब OP क्या एक तरह से रेडियस है, तो हम इस तरह से इसलिए लिख सकते हैं रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू XY क्या है, टेंजेंट है। तो क्या इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, यही तो हमें प्रूव करना था। दिस इज हेंस प्रूव्ड। इजी है, कितना इजीली आपने थ्योरम नंबर 10.1 को समझ लिया। अब अगर ये थ्योरम समझ में आ गई तो देखो इसकी नेक्स्ट थ्योरम तो आप और आसानी से क्लियर कर जाओगे। देखो नेक्स्ट थ्योरम पे अब चलते हैं। तो सर्कल के अंदर चैप्टर नंबर 10 में नेक्स्ट थ्योरम आपकी थ्योरम नंबर 10.2 क्या कहती है, जरा सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो थ्योरम नंबर 10.2 कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कि सर अगर कोई एक सर्कल है, सपोज ये आपने कोई एक सर्कल लिया, सर्कल, अब इस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट हमने लिया, पॉइंट P। ये पॉइंट P कहां है, सर्कल के बाहर है। आपको पता है ना कि एक सर्कल जो है वो कंप्लीट प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक उसका इंटीरियर, एक सर्कल खुद, और थर्ड उसके
आउटसाइड द सर्कल। तो आउटसाइड द सर्कल कोई एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P से अगर हमने सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे, तो टेंजेंट सर्कल को किसी ना किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे होंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सपोज ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसे कह देता हूं A, और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज इसे कह देता हूं B। तो ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई PA और PB। ये थ्योरम कहती है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं तो इन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि PA की लेंथ PB के इक्वल है। ये थ्योरम का ये स्टेटमेंट कहता है कि हमें एक तरह से कहता क्या है कि सर ये हमें कहता है कि सर्कल का अगर सपोज सेंटर है तो इस थ्योरम से के जरिए हमें अगर इसको प्रूव करना है तो हम कहते हैं कि हमें ये प्रूव करना है एक तरह से कि PA जो है ना वो PB के इक्वल है। बोलो क्या कहते हो, इसे प्रूफ कर दे, इसे प्रूफ कर दिया जाए। सबसे पहले इसको प्रूफ कर दिया जाए। तो सबसे पहले ये जो सर्कल है ना, इसका ये सेंटर, सपोज ये सेंटर है, सेंटर को हम कह देते हैं O से, करेक्ट। अब इस सेंटर O को इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B क्या थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों से हम क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। तो OA क्या हो गई, सर्कल की रेडियस, ये सर्कल की रेडियस है। OB क्या हो गई, ये भी सर्कल की रेडियस, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि सर सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है, तो हमने इसमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया कि सर O को A से और O को B से, OA हमने ज्वाइंट कर दिया। हम लिख देते हैं यहां पे कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि हमने सबसे पहले तो ज्वाइन किया, ज्वाइन OA एंड OB। अब OA और OB ये दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो दोनों इक्वल भी होगी। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि सर इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि OA जो है वो OB के इक्वल है, क्योंकि बोथ आर रेडियस, बोथ क्या है, रेडियस है। साथ ही हमने कंस्ट्रक्शन में ये भी किया कि सेंटर O को इस एक्सटर्नल पॉइंट P से भी हम ज्वाइंट कर देंगे, तो इसे भी हम एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ये भी कंस्ट्रक्शन कर दिया कि सर ज्वाइन OP को भी हमने ज्वाइंट कर दिया। अब जैसे ही आपने इसको ज्वाइंट किया तो ये जो कंप्लीट बन रहा है, कंप्लीट AOBP, ये जो पहले क्वाड्रिलेटरल था कि इसको ज्वाइंट करने से पहले तक ये आपको क्या दिख रहा था, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा था। जैसे ही आपने इसको ज्वाइंट किया तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपको दिखने लग गए, एक तो OAP और दूसरा OBP। ये दो ट्रायंगल्स आपको दिखने लग गए कि पहला ट्रायंगल सर ये वाला और दूसरा ट्रायंगल सर ये वाला। फील हो रहा है इजीली कि सर ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लें और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, PA और PB को इक्वल बताना है। तो PA कहाँ है सर, ये वाला, PB कहाँ है, ये वाला। तो ये दोनों कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये ट्रायंगल 1 के अंदर दिखता है, तो ये वाली लाइन मुझे ट्रायंगल 2 के अंदर दिखती है। तो मैं कैसे भी करके इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना। तो बस यही थॉट के साथ सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि टू प्रूव में हम लिख देते हैं कि सर यहाँ पे हमें इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं कि सर सबसे पहले आपने लिखा कि ट्रायंगल OAP इन ट्रायंगल OAP एंड इन ट्रायंगल OBP, ट्रायंगल OBP, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जरा देखो, अभी आपने थ्योरम नंबर 10.1 में ऑलरेडी बताया था कि सर ये क्या है, सर्कल की रेडियस, और ये क्या है, PA, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितने का होता है कि सर 90 डिग्री का, करेक्ट बात। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल OAP क्या 90 डिग्री का कह सकता हूं कि सर एंगल OAP, ये P होगा यहाँ पे, ट्रायंगल OAP क्या होगा कि सर 90 डिग्री का। तो इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल OBP में ये BP क्या हो गई, टेंजेंट, और OB क्या हो गई, रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल A, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल B, दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। तो लिख देते हैं सर एंगल OBP बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जरा गौर करो तो क्या आपको ये वाली साइड OP दोनों के बीच में कॉमन दिख रही है कि सर ये वाली साइड OP तो कॉमन है। तो लिख देते हैं कि सर OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ये दोनों के बीच में कॉमन है। अच्छा, अब जरा देखो तो क्या ये OA इस OB के इक्वल होगी,
क्योंकि सर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड OA, ये ट्रायंगल की तो साइड है लेकिन सर्कल के लिए क्या है, रेडियस है। इसी तरह से OB, ये भी तो सर्कल की रेडियस है। आपने पहले कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि सर बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है, तो लिख सकते हैं कि सर OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि बोथ आर रेडियस। तो अब जरा गौर करके देखो कि सर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कि सर ये राइट एंगल, जब भी दो ट्रायंगल्स के वो आप कॉन्ग्रेंट अगर प्रूव करना चाह रहे हो तो उसमें अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा क्राइटेरिया क्लिक करता है कि सर RHS क्राइटेरिया। तो देखो यहाँ पे ये राइट एंगल, देन उसके बाद राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड क्या है, आपको हाइपोटेन्यूज दिखेगी इस ट्रायंगल के लिए भी और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी। और हाइपोटेन्यूज के अलावा रिमेनिंग टू साइड्स में से ये एक साइड आपको दिखने लग गई, ये साइड, ये भी साइड, ये राइट एंगल। तो RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, RHS क्राइटेरिया से क्या आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो देखो सर यहां पे इजीली हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OBP। कौन से रूल से कि सर RHS रूल से। अब दोनों ट्रायंगल्स को अगर आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर कौन आएगा सर, CPCT आएगा। और CPCT से क्या हम कह सकते हैं कि सर CPCT कहता है कि अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर इसकी साइड PA क्या इसकी साइड PB के इक्वल हो जाएगी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि सर फ्रॉम CPCT, आप लिखोगे फ्रॉम CPCT हम कह सकते हैं कि सर PA इज इक्वल टू PB। और क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि सर PA को PB के इक्वल प्रूफ कर दो, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। बोलो दिस इज हेंस प्रूफ्ड हुआ। तो थ्योरम नंबर 10.2 भी आपने इजीली प्रूफ कर दी। अब इस थ्योरम को तो आपने इजीली प्रूफ कर दिया, ये इसका पूरा सॉल्यूशन भी हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए वो भी मैं आप लोगों को इसी के साथ सिखा देता हूं जिससे आपको क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अभी जो आपने ये थ्योरम पढ़ी थी इसमें आपने कहा कि सर ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट P था, इस सर्कल पे जिसका सेंटर O है, इस पे दो टेंजेंट्स ये PA और PB अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो सबसे पहला अभी तो हमने ये सबसे पहला तो स्टेटमेंट आपने यही प्रूफ कर दिया। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहले आपने ये अभी प्रूफ किया ही है कि PA PB के इक्वल होता है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, नोट डाउन करते जाना कि बोथ द टेंजेंट्स PA एंड PB बोथ आर इक्वल। इसके अलावा और क्या होता है जरा देखो, सिर्फ इस थ्योरम के अंदर सिर्फ यही स्टेटमेंट प्रूफ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें प्रूफ होती है जो किताबों में आपको नहीं मिलती। अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। देखो आपने अभी बताया था कि सर ये O या मैं कहूं OAPB, ये क्या दिख रहा है कि सर इसमें 4 साइड्स है, 4 वर्टेक्स है, 4 एंगल्स है। तो सीधी सी बात है सर एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको पता है कि 4 एंगल्स का सम कितना होता है कि सर ऑब्वियस सी बात है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से क्या हमको पता है कि सर ये एंगल A रेडियस और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल B ये भी 90 डिग्री का है। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो रहा है कि सर 180। तो इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा सर, अगर मैं 90 प्लस 90 प्लस एंगल O प्लस एंगल P अगर लिख के देखूं तो एंगल O और एंगल P दोनों का सम भी कितना आएगा सर 180 आएगा। करेक्ट बात है कि सर इन सभी एंगल्स का सम आप कहते हैं कि सर एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको पता है एंगल A 90 डिग्री का, एंगल B ये भी 90 डिग्री का, तो एंगल P प्लस एंगल O का सम कितना हो जाएगा। आप इस 90 प्लस 90 180 उधर जाके माइनस होगा, तो आप यहां से बता सकते हो कि सर एंगल P प्लस एंगल O इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। और जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं सर, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कि सर ये वाला जो एंगल होता है ना और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। सीधी सी बात है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आपको बोले कि सर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स क्रॉस हो रही हैं और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच बाहर की तरफ बनने वाला एंगल कितना है, सपोज 30 डिग्री का, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछता है कि आप बताओ फिर सेंटर पे इन दोनों टेंजेंट्स से
इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल होगा, तो आप सीधे से बताओगे सर ये 30 है ना, तो 180 में से माइनस कर दो, इसका सप्लीमेंट्री कैलकुलेट कर दो, बोलो कितना आएगा सर 150 डिग्री, 150 डिग्री। सीधे सीधे तुरंत आप इसका आंसर बता सकते थे। बोलो क्लियर, क्लियर। चलिए ये सेकंड पॉइंट ये भी हमने क्लियर कर दिया, ये भी हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ये भी हमने क्लियर कर दिया। अच्छा, इसके अलावा कि सर जब हमने इस एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जॉइंट किया तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आपने बोला था कि सर ये वाली साइड PA इस वाली साइड PB के इक्वल बताई थी, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में ये अगर आपने इक्वल बताया तो बाकी पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। जैसे सर ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्या ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा? जी हाँ सर, CPCT से ये बोथ एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि सर ये जो लाइन OP है जो एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जॉइंट करती है, तो ये इन दोनों एंगल्स P और एंगल O को क्या करती है, एक तरह से बाइसेक्ट करती है। सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन OP क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये लाइन इस वाला ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन OP इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता लग जाता है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सर ये जो लाइन OP बाइसेक्ट एंगल, बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट करती है सर, एक तो एंगल P एंड एंगल O, इन दोनों को बाइसेक्ट करती है। अच्छा, इसके अलावा एक और रिजल्ट देखते हैं कि सर कई बार क्वेश्चंस में आपसे बोला जाता है कि सर ये वाला जो एंगल है सपोज 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का, और आपसे बोलता है कि बताओ ये वाला एंगल ऊपर वाला ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप बताओगे कि सर ये जो अगर ये वाला या फिर ये वाला एंगल दे देता आपको और ये वाला एंगल पूछ लेता, दोनों केसेस हो सकते हैं, सेम ही तरीका है कि सर ये जो ट्रायंगल OAP है ना, ये कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पक्की बात, क्योंकि सर ये एंगल 90 डिग्री का है। अब ये एंगल 90 का है तो ऑब्वियसली बात है सर ये रिमेनिंग 2 एंगल्स का सम क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा कि सर 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये एंगल 90 + 30 अगर हमने कर दिया तो 120, तो सीधी सी बात है सर ये वाला एंगल सीधे सीधे निकल सकता है कितने डिग्री का सर, 60 डिग्री का। करेक्ट है कि सर 60 डिग्री, क्लियर, 60 डिग्री। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री आपसे निकल गया तो आपने बोला कि सर ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के, एक तरह से इनका सम क्या होता है 90, यानी कि दोनों एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, अब आपसे सपोज ये वाला एंगल दे देता और आपसे ये वाला एंगल पूछता, तो आप बोलते सर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 डिग्री का निकलेगा। अब ये एंगल अगर 60 डिग्री आया है तो सीधी सी बात है सर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। करेक्ट, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। करेक्ट, तो इस तरह से आप सर्कल में टेंजेंट और उसके बीच बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं सबको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं इस थ्योरम नंबर 10.2 से। ये आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 10.1 और थ्योरम नंबर 10.2 दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी सर्कल पे उन सभी को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस बच्चों। अगर आपको इसकी आप लोग इसका कंप्लीट डिटेल में पूरा एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको सर्कल चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन का मिल जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल, बाय।